एक ओरिजिनलिटी रखना, एक अपनी खुद की इनफरादियत होना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे जो अल्लाह ने मुझे जो भी राइटिंग की एबिलिटी दी, अपने उस पैशन के साथ, उस एबिलिटी के साथ मेरा सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पैशनेट होना कि एज अ राइटर आपको आपको लोगों को टीज करना है, उनको एक आपको इंट्रीग करना है। लोगों को मुस्तफ़ा की सक्सेस का बहुत इंतज़ार था, मुस्तफ़ा कब सक्सेसफुल होगा। तो वो ऐसे ही नहीं था कि सक्सेस ओवरनाइट हो जाएगी। इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ कि लोगों को लगे कि बस यार अब तो हो जाए ये। खासा बैलेंस्ड सा मुझे अप्रोच लगा। तो ये एक बैलेंस होना कितना जरूरी है? मैं एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, तो मेरी जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनका स्ट्रॉन्ग होना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने जो मेल कैरेक्टर्स है उनको हम बैशिंग करनी शुरू कर दें, उनको भी उतना ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि और मर्द के इमोशन को हम क्यों ना टच करें। ये भी कहा जा रहा है कि मे बी द एंडिंग हैज बीन ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर। फुल स्क्रिप्ट कंप्लीटली डन था अप्रैल 2023 में, उसके बाद इसके स्क्रिप्ट पे मैंने कोई हाथ नहीं लगाया। इंडिया में ट्रेंड करता है कॉन्स्टेंटली ड्रामा। बहुत से जो कमेंट्स आते हैं वो इंडिया से आते हैं। हम सफर भी इंडिया में इतना ही पॉपुलर हुआ था, और उस टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया था लेकिन इतना ह्यूज नहीं हुआ था सोशल मीडिया, लेकिन जब भी मुझे इंडिया से बहुत प्यार मिला था। जो बच्चे हैं संग समेट लो, ये आपकी आपकी नॉवल थी, अभी एक नेटफ्लिक्स के बहुत बड़ा एक आई थिंक ये ड्रामा सामने आने वाला है, एंड द स्टार कास्ट इज ह्यूज। ये नॉवेल मैंने लिखा इटली की मोहब्बत में था, तो इटली के जो मेरे 3 साल जो मैं रही थी, उसमें मुझे इतना प्यार हो गया इटली से कि वो मुझे एक नॉवेल लिखना ही लिखना था। हाय, दिस इज फरहत इश्तियाक, आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून शहरियार। फरहत इश्तियाक जी, वेलकम ऑन कनेक्ट है, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, और मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो नो, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। और बहुत ही रेयरली होता है कि राइटर के बारे में इतना ज़्यादा बात हो, इतनी ज़्यादा बात हो, जैसे कि अभी कभी मैं कभी तो में हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं, और उसमें मैक्सिमम जो कमेंट्स मुझे आते हैं, मुझे लगता है कि वो फरहत इश्तियाक के बारे में, थैंक यू सो मच। कि फरहत इश्तियाक ने ये किया हुआ है, फरहत इश्तियाक ने वो किया हुआ है, फरहत इश्तियाक ऐसे सोचती हैं, फरहत इश्तियाक के ड्रामों में एक एंडिंग जो है वो सैड हो सकती है। वो बड़ा उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेंस डिस्कशन गोइंग ऑन। तो कैसे देखती हैं इस किस्म की मोहब्बत जो आपको मिलती है, कैसे देखती हैं उसको? आई एम सो मच ब्लेस्ड, और बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है, इतने प्यार करने वाले, चाहने वाले, जो बेसिकली आपको शायद पता हो, आई डोंट नो, कि मैं बेसिकली नॉवेलिस्ट हूँ। नॉवेलिस्ट से मैंने जी स्क्रिप्ट राइटिंग जी। बाद में स्टार्ट की। तो जब मैं सिर्फ एक नॉवेलिस्ट थी, जब भी मुझे मेरे रीडर्स का बहुत प्यार मिला हुआ था। जब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आई, स्क्रीन के लिए लिखना शुरू किया, तो मुझे मेरे व्यूअर्स का बहुत प्यार मिला। तो आई एम सो ब्लेस्ड। राइट। नहीं, आई थिंक नॉवलिस्ट से पहले आप सिविल इंजीनियर हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। राइट। मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि लिटरेचर में, अदब में भी एक लॉजिक होता है कि अगर आप जैसे कोई शेर कह रहे हैं, कोई आप शायरी कर रहे हैं, या फिर उसमें भी एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि दैट इट्स ऑल मेटाफिजिकल एंड ऑल दोस थिंग्स। यू बीइंग एन इंजीनियर, आपको किस तरीके से एक कंट्रीब्यूशन रहा टू इन योर राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ certain maybe method in terms of the way you write or think? अच्छा, जैसे आपने इंजीनियरिंग की बात की, तो एक तो मुझे, क्योंकि मेरी एजुकेशन लिटरेचर की एजुकेशन नहीं थी, मेरी एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। मैथमेटिक्स, हम्म, फिजिक्स, जी। केमिस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, तो मेरी एजुकेशन का जो पूरा जो पैटर्न था, जो मेरे जो सब्जेक्ट थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उन चीज़ों ने जब अल्टीमेटली मैं राइटिंग की तरफ आई हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया था। मैं उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ती हुई आ रही थी, और फिर उसके बाद मैंने लिटरेचर को एज अ लिटरेचर मैंने बहुत बाद में पढ़ा है, क्योंकि मेरी एजुकेशन में मेरे सब्जेक्ट लिटरेचर के थे ही नहीं। तो मैंने जब हम्म, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं नॉवेलिस्ट हूँ या मैं नॉवेल्स लिखूंगी, तो मैंने मतलब ये, जब जो इतना कोर्स में पढ़ा था वो तो पढ़ा था भाई, शेक्सपियर वगैरह, ये वो गालिब, जो इतना कोर्स में पढ़ा था वो पढ़ा था। लेकिन लिटरेचर को जैसे आप एंजॉय करने के लिए वो पढ़ते हैं, वो मैंने बहुत बाद में पढ़ा है, अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद। और उसके उससे पहले तक सिर्फ जो कोर्स में पढ़ती थी वो पढ़ती थी, या जो अपने एक फन मोमेंट्स के लिए जो आप नॉवेल पढ़ते हो, या ऑल दैट। तो मतलब जब ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं हम्म। नॉवेल्स लिख रही हूँ और अब मुझे पढ़ना भी चाहिए, और मुझे जो जो क्लासिक्स हैं मुझे वो पढ़ने चाहिए, तो वो इस तरीके से वो चीज़ बाद में आई है, क्योंकि मेरी एजुकेशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी। राइट। लेकिन बहुत बहुत कम उम्र में आपने आपने कामयाबी आपने देखी है।
सो फरज जी, आपने बहुत अगर हम जैसे ड्रामों की बात करें, आपने बहुत बड़े बड़े आपने ड्रामे लिखे हैं। अगर हम सफर की बात कर लें, बिन रोए की बात कर लें जो कि फिल्म भी बनी है, यकीन का सफर, और बहुत से ड्रामे आपके रहे हैं। ये उडारी लेकिन जिस किस्म का उडारी है, रिस्पांस कभी प्यारे मैं, दिल है। जी हम्म। जी जी, कभी मैं कभी तुमको जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आपने इस किस्म का आपने रिस्पॉन्स कभी आपने देखा है? जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि हमसफर को भी डेफिनेटली हमसफर को कोई 12-13 साल हो गए आए हुए। लेकिन 12-13 साल पहले सोशल मीडिया तो इतना नहीं ह्यूज हुआ था जैसे आज के टाइम में है। लेकिन उस टाइम में आई गेस 2012 में हमसफर जो है उसकी कंप्लीट हुई थी एपिसोड। तो 2012 में जब हमसफर की एपिसोड्स आती थी तो लिटरली जो कराची की सड़कें होती थी, मैं कराची में होती हूँ, तो वो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था 8 o'clock पे जिस वक्त एपिसोड ऑन एयर होती हम्म। थी। तो हम सफर में भी बिल्कुल यही चीज हुई थी, जो कि वही चीज रिपीट होकर आई है मेरे साथ मेरी लाइफ में आफ्टर 12-13 years। राइट। एंड कभी मैं कभी तुमको फाइनल एपिसोड थिएटर्स में दिखाया गया, एंड रील्स भरे भरे हुए हैं एकदम बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर। जी बिल्कुल। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, जी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जो एक डायलॉग्स का बैक एंड फोर्थ है, अगर हम जैसे बात करें हानिया और फहद के बीच में, या फिर इवन इवन आई थिंक नईमा हैज बिकम वेरी वेरी जी पॉपुलर राइट नाउ बिल्कुल एज वेल। बिल्कुल। सो ये जो डायलॉग्स के जो एक मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, कैसे देखते हैं आपको? एक से एक बेशकीमती डायलॉग है। जी बिल्कुल। अगर आप मेरे डायलॉग राइटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो डायलॉग्स मैंने ये लिखे हैं, तो डायलॉग राइटिंग का मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ वाइल आई एम राइटिंग। अगर मैं मुस्तफा का डायलॉग लिख रही हूँ तो मैं मुस्तफा बन जाऊंगी, फिर मुझे ये सोचना होगा, मेरे मैं मुस्तफा के माइंड में घुसी हुई होंगी कि मुस्तफा को क्या लिंगो बोलनी है, क्या वर्ड मुस्तफा के मुंह से निकलना चाहिए, और शर्जीना को क्या बोलना चाहिए, और रुबाब जो कि एक नार्सिसिस्ट है, एक लड़की है जो इनसिक्योर भी है, जेलस भी है, उसके साथ बहुत सारा के पास का पूरा बैगेज भी है, तो उसके मुंह से क्या लफ्ज निकलने चाहिए। तो फिर मैं उस कैरेक्टर के माइंड में जाके सोच रही होती हूँ, वो फिर मैं फरहत इश्तियाक नहीं होती, वो मैं वो कैरेक्टर होती हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत से डायलॉग्स हैं जो अम, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा वॉशरूम से बाहर निकल रहे हैं और वो टॉवेल को लेके डिस्कशन हो रहा है, तो वो कहती हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो कहते हैं कि तकब्बुर नहीं। आई थिंक इट्स या हिलेरियस। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। इट्स जी बिल्कुल, वो डायलॉग मजे के भी थे और फिर हमारे आर्टिस्ट ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी या परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और जैसे आई थिंक जो जो रोमांटिक डायलॉग्स हैं, दे आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग। थैंक दिल टूट गया, या यू। फिर आई थिंक लास्ट एपिसोड में तो जिस तरीके के जो डायलॉग हैं कि दैट आदत ना बन जाओ मोहब्बत हो जाएगी, अरे मुझे मुझे लगता है कि क्लासिक लव स्टोरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ओरिजिनलिटी है। बहुत बार क्या होता है कि आपको एक शबाहत नजर आती है और राइटर्स की, या फिर और क्लासिक्स की में भी, लेकिन यहाँ पर एक ओरिजिनलिटी आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मखसूस है। ये एक ओरिजिनलिटी रखना, एक अपनी खुद की इनफरादियत होना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मुझे जो अल्लाह ने मुझे जो भी राइटिंग की एबिलिटी दी, अपने उस पैशन के साथ, उस एबिलिटी के साथ मेरा सिंसियर होना बहुत जरूरी है। मैं जो कहानी कह रही हूँ उस कहानी पे मेरा बिलीव होना खुद का बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरी मोहब्बत पे मेरा खुद का बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है तभी मैं मोहब्बत की कहानी लिखूंगी। अगर मैं दिल से मानती नहीं हूँ कि कोई मोहब्बत होती भी चीज है तो फिर मैं नहीं लिखूंगी। बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर के मतलब मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है, इवन आज के टाइम में भी होती है। तो जब मैं क्योंकि दिल से ये बात मानती हूँ तो मैं लव स्टोरीज लिख सकती हूँ। राइट। और आखिर के कुछ एपिसोड में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एज अ व्यूअर, मैंने तो खैर वीडियो से बनाया, मैंने तो उसमें कहा भी है कि दैट देखते वक्त ऐसा होता है कि फरज जी थोड़ा सा रहम करें, कि वो आप जो जो किरदारों को जिस तरीके से आप लेके जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कठपुतली के तरीके से आप ह्यूमन इमोशंस के साथ में, जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में आप यू प्लेइंग अराउंड विद देम, एंड इट्स ब्यूटीफुल। इवन लास्ट एपिसोड में पहले जो है सेपरेशन, उसके बाद फिर फाइनली कमिंग टुगेदर। सो ये एक डिस्पैशनेट होना, कि एज अ राइटर आपको आपको लोगों को टीज करना है, उनको एक आपको इंट्रीग करना है, रादर देन गिविंग देम व्हाट दे वांट एंड दैट टू इजीली, वो कितना जरूरी है आपके लिए? वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे लोगों को मुस्तफा की सक्सेस का बहुत इंतजार था, मुस्तफा कब सक्सेसफुल होगा, तो वो ऐसे ही नहीं था कि सक्सेस ओवरनाइट हो जाएगी। हम्म। इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ कि लोगों को लगे कि बस यार अब तो हो जाए, ये बेचारे को तो जोसेफ ने भी धोखा दे दिया, हम्म। ये भी हो गया ये भी हो गया, अब तो इसको कुछ 4 पैसे कमा लेंगे।
तो उतने पॉइंट तक लेके जाना है आपको अपने व्यूअर को, वो पूरा बिल्टअप बनाना है। और दो प्यार करने वाले जब वो शदीद प्यार हो गया तो उसके बाद वो सेपरेशन जब लाएंगे तो दिल बड़ा दुखता है उनके लिए। तो वो बीइंग अ राइटर वो आपको करना पड़ता है अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ऑडियंस को अपने आपकी स्टोरी के साथ हुक्ड रखने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए। राइट। एक और भी चीज आई थिंक जो बहुत से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुस्तफा के कैरेक्टर की बात करें, कि जो एक तस्वुर ये है कि दैट आप अगर एम्बिशियस हैं, अगर आप बहुत कामयाब हैं, तो ही आप लाइकेबल हो सकते हैं। सो ये उसकी जो एक एबिलिटी है कि दैट उसकी एक ढीठपना है, या फिर उसकी एक सिंसियरिटी है, या फिर उसका एक कैजुअलनेस है, या फिर उसका एक रोमांस है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी बहुत लाइकेबल हो सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल दे कनेक्टेड बिकॉज मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही होते हैं। हर कोई तो एम्बिशियस या हर कोई तो कामयाब नहीं होता। अगर आपने मेरा हमसफर देखा हो, हमसफर का अशर हुसैन एक सक्सेसफुल आदमी जी। था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। यूजुअली हीरोज को हम अपने ऐसे ही दिखा रहे होते हैं कि वो हम्म। सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, उनके पास पैसा भी है, हाईली एजुकेटेड भी हैं। एक किसी लूजर को हीरो बना देना एक बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट काम होता है, और लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि फिर आप उसके कैरेक्टर की परतें खोलते जाते हैं हम्म। और उसके कैरेक्टर की डेप्थ में आप जाते जाते हैं, कि ऊपर से आपको सरफेस पे मुस्तफा ढीठ भी नजर आ रहा है, किसको किसी चीज से उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा सेंसिटिव लड़का है जिसको चीजें हर्ट करती हैं। लेकिन आप जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते हो तो आप उसकी डेप्थ में जाते जाते हो उसके कैरेक्टर में। तो ये वाले कैरेक्टर्स बनाना एज अ राइटर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिनमें इतने सारे एब्सोल्युटली। फ्लॉज हैं उस बंदे के जी। अंदर। मतलब बज़ाहिर एक आम बंदे के लिए उसमें बहुत फ्लॉज हैं मुस्तफा में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको करीब से देखते जाओगे आपको उसकी उन उन कमियों से भी प्यार होता जाएगा। एब्सोल्युटली। अब जैसे मुझे एक चीज का ये भी एहसास हुआ कि आपके आपके राइटिंग में एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट है कि जो औरतें हैं उनका उनके हुकूक हैं, उनको वो काम भी करती हैं, और वो अपनी बात भी कहती हैं। अगर सास कहें कि तुमने सिखाया नहीं, तो ये भी कह सकती हैं कि बेटे को की परवरिश और उसकी तरबियत जो है वो माँ बाप का काम होता है, बीवी का नहीं। तो ये सारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स भी हैं, और भी बहुत से हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक एक मैन बैशिंग नहीं हम्म। है। उनका भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। सो खासा बैलेंस्ड सा मुझे अप्रोच लगा जी बिल्कुल। ओवरऑल। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये एक बैलेंस होना बैलेंस कितना देखिए जरूरी। बहुत जरूरी जी। है। एक तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने जो मेरे फीमेल कैरेक्टर्स की बात की, मैं एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। तो मेरी हम्म। जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनका स्ट्रांग होना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी फेमिनिटी को खो दें, या स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि वो लाउड और बदतमीज हो जाएं। उनको बदतमीज भी नहीं होना, लेकिन उनको स्ट्रांग भी होना है, और उनको उनको उनके राइट्स का पता होना चाहिए, उनको अपने राइट्स के लिए बात करना आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनको हम बैशिंग करनी शुरू कर दें। उनको भी उतना ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि और मर्द के इमोशन को हम क्यों ना टच करें। बिल्कुल मर्द भी इमोशनल भी होगा, उसको दुख भी होगा, दर्द भी होगा, तकलीफ भी पहुंचेगी। वो बहुत दफा लाइक औरतों की तरह वो शायद रो नहीं सकता, अपनी बात कह भी नहीं सकता। मर्द इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते जितनी औरतें एक्सप्रेसिव होती हैं। वो बहुत दफा अपने दिल की बात कह नहीं पाते, जबकि वो फील बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ राइटर मतलब मुझे मर्द के कैरेक्टर को भी उतना ही एक्सप्लोर करना है जैसे मैं अपने फीमेल कैरेक्टर को एक्सप्लोर करूंगी। और यही लास्ट की एपिसोड्स में आपने शायद यही देखा होगा कि मतलब मुस्तफा का एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, शर्जीला का एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। और एज अ राइटर उस सिचुएशन में मेरी कोशिश ये थी कि मेरे लिए दोनों सही थे। लोग कह रहे थे हम टीम मुस्तफा है, टीम शर्जीना है, मतलब मैं एज अ राइटर मैं दोनों के साथ थी, मैं दोनों को अंडरस्टैंड कर रही थी कि दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों के पर्सपेक्टिव सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। जी। ओके। सो फरज जी, बहुत से व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा प्रेशर था, जिस तरीके के मीम्स बन रहे थे कि अगर अगर शर्जीना को कुछ हुआ, शर्जीना के बच्चे को कुछ हुआ। मैं इनफैक्ट एक अभी वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक खातून है, तो उनका उनका एक्सेंट बड़ा दिलचस्प था। तो वो कह रही थी कि बेबी को कुछ नहीं करना चाहिए था। उसको कर देते हैं, मतलब रुबाब को या फिर अदील को। ये भी कहा जा रहा है कि मे बी द एंडिंग हैज बीन ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ नॉट पब्लिक एट प्रेशर। ऑल, नॉट एट ऑल। क्या आप कभी ऐसा करेंगे? नॉट एट ऑल। और आपको मैं बताऊं, ये बात हम्म। शायद लोगों को नहीं पता होगी। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखना स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 में। ओके। और इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, राइट। फुल स्क्रिप्ट कंप्लीटली डन था
अप्रैल 2023 में। उसके बाद इसके स्क्रिप्ट पे मैंने कोई हाथ नहीं लगाया है। उस वक्त तो शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और मेरे स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के आई गेस 5 to 6 मंथ्स के बाद शूटिंग स्टार्ट हुई है। और उसके बाद इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं करी है। ये एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा हुआ था, वैसा का वैसे ही शूट हुआ है। वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं जो लोगों को लगता है रीशूट किया, ये हुआ वो हुआ एंड ऑल दैट। कुछ रीशूट नहीं हुआ, जैसा लिखा हुआ था वो सब वैसा का वैसे ही हुआ है। वैसे के वैसे हुआ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि दैट सीजन 2 भी इसका आएगा, कभी मैं कभी तुम का। अब इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, वो प्रोड्यूसर्स बेहतर जानते होंगे। राइट, ओके। लेकिन आपको लगता है कि एक्सप्लोर किया जा सकता है उनकी उनकी कहानी को आगे? मे बी अभी इट्स टू अर्ली, अभी मैं इस बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकती। आई डोंट नो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, अगर जैसे हम लोग फाद फाद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस की बात करें, हानिया की परफॉर्मेंस की बात करें, इमाद इरफानी से मेरी बात हुई थी, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। ओके। इनफैक्ट हानिया से भी मेरी मॉन्ट्रियल में मेरी अभी मुलाकात हुई, तो वो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी और जिस तरीके का आपके राइटिंग का प्रोसेस है। थैंक Naima is, I think, has really emerged as a star out of बिल्कुल this entire thing. बिल्कुल Obviously, जावेद शेख साहब हैं, बुशरा अंसारी जी हैं। बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस के बारे में कैसे देखते हैं आप? परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत आला थी, और हमारी माशाल्लाह सारी कास्ट ने बहुत ही जमकर काम किया है। और अपने अपने कैरेक्टर के साथ वो बिल्कुल ट्रू, और अपने कैरेक्टर के बिल्कुल उसके अंदर वो उतर गए थे। उन्होंने उस कैरेक्टर को अपने अंदर पूरा उतार लिया था, समो लिया था अपने अंदर। तो सबके सब, इवन जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट थी, सपोर्ट कास्ट तक ने भी, हमारे एक एक बंदे ने, वो सिद्रा हो, वो सिद्रा का हस्बैंड हो, वो डैन मूसा का दानिश हो, वो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे, चाहे उनका सिर्फ एक सिंगल अपीयरेंस हो, हर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कुडोज टू ऑल टीम मेंबर्स। और स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगी बदर महमूद साहब के, हमारे डायरेक्टर की। डे वन से जब से इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम होना शुरू हुआ था, तो बदर मेरे साथ बैठे हुए होते थे, और हमारी स्क्रिप्ट की सारी डिस्कशंस चल रही होती थी। और हर 2 to 3 एपिसोड्स कंप्लीट होने के बाद हम फिर एक मीटिंग पे बैठते थे, और फिर हम फर्दर स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे। तो इसके स्क्रिप्ट पे बड़ी मेहनत हुई है। और बदर और मैं डे वन से एक पेज पर हम साथ साथ चल रहे होते थे स्क्रिप्ट के हवाले से। तो पूरी टीम की बहुत एफर्ट है, प्रोड्यूसर्स की, सारे कास्ट की, डायरेक्टर की, सबकी बहुत एफर्ट है, पूरा टीम वर्क है। राइट। इनफैक्ट बदर साहब के डायरेक्शन के बारे में अगर बात की जाए, अगर जैसे लास्ट एपिसोड को हम देखें, हाँ, um, तो जिस तरीके की लाइटिंग का पूरा एक यूजेज है, जिस तरीके का कैमरा एंगल्स का सर्टेन जगहों पे यूजेज है, जब वो घर से जा रहा है मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंटेशन के बाद में, तो कैमरा कैमरा एंगल नीचे से लिया जाता है, पीछे का एक पूरा एक्सपेंस है वो देयर। आखिर में घर के अंदर जो लाइट्स का है, एकदम से लाइट का आ जाना, बिल्कुल बिल्कुल। मोमबत्तियों का यूसेज, लाइट एंड शेड एक्स्ट्रॉर्डनरी है। कोलैबोरेशन कितना जरूरी है, फरज जी? कोलैबोरेशन बिटवीन, बिटवीन द राइटर, द डायरेक्टर एंड द एंटायर टीम। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्पेशली सबसे पहले, क्योंकि स्क्रिप्ट सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी फाउंडेशन है वो स्क्रिप्ट है, जिसके ऊपर वो पूरी आपकी कहानी खड़ी होगी और सब कुछ बनेगा। तो आपका राइटर और डायरेक्टर की कोलैबोरेशन और उनका सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है। और राइटर और डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस सेम होगा, वो एक पेज पर होंगे, तो कभी मैं कभी तुम जैसी चीज बन सकेगी। राइट। अगर हम फहद के और हानिया के बारे में बात करें, आई थिंक एक बहुत ही आइकॉनिक सा मुझे लगता है कि पेयर बन चुका है। बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। जैसे बहुत बहुत प्यारा कपल बना है, बहुत प्यारे लगे हैं दोनों। और पूरा, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान, इंडिया, सभी उनके इस वक्त प्यार में जो है वो मुब्तला है। तो बहुत अच्छे लगे हैं दोनों। नहीं, खैर दुनिया भर की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में आई कम शॉर्टली, बट जैसे सो मेरी हानिया से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि कितनी बार ऐसे होता है कि आपको शर्जीना बुलाया जाता है, तो बोली बहुत बार हो रहा है, और मैं तो रिएक्ट भी करती हूँ अभी। तो आई थिंक वो कैरेक्टर्स जो वो बन गए, उन लोगों को हम कैरेक्टर से उनके प्यार। नाम के बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ बहुत बड़ी कैरेक्टर्स सक्सेस जी। है उस प्रोजेक्ट की भी, उन हमारे आर्टिस्ट की भी बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने अपना किरदार इतना जमकर निभाया है कि अब लोग उनको उस कैरेक्टर के नाम से बुला रहे हैं। तो हमारे आर्टिस्ट की बहुत बड़ी सक्सेस है ये। राइट। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि दैट बैलेंस बहुत है। ऐसा नहीं है कि बहुत बार जैसे अगर प्रोड्यूसर होते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो इट इज़ मोर अबाउट कि हमें हमारा प्रोजेक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पर सबको जो जो जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से, बिल्कुल। एक एक समझदार प्रोड्यूसर का होना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है, प्रोड्यूसर का तो बहुत समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फहद का इस बारे में मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी
कि उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि अपने कैरेक्टर को उन्होंने बढ़ाने की या दूसरों के कैरेक्टर को उन्होंने कम करने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसा स्क्रिप्ट में था वो उसी तरीके से लेके चले। अगर किसी सीन में ये है कि मुस्तफा ने कुछ नहीं बोलना या मुस्तफा की वहां पे प्रेजेंस कम है और दूसरे कैरेक्टर ज्यादा लग रहे हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको वैसे ही रखा। उन्होंने कहीं पे भी किसी चीज को कोई चेंज करवाने की कोशिश नहीं करी या अपने कैरेक्टर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, आपका फेवरेट सीन कौन सा है फहद और हानिया के बीच में? हाँ, बड़े बहुत सारे हैं, किसी एक को कहना बहुत मुश्किल है। जो मेरा ख्याल है वो सीन बड़ा अच्छा था, भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाए तुम्हारी, ऑल दैट, वो जो था, जो लड़ाई हुई थी दोनों की। फिर मुस्तफा जो पूरा वो अपने घर वालों को करता है, उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है, वो सीन बड़ा प्यारा था। फिर जो बारिश की रात थी जिसमें वो पूरा उसका वो होता है, चिल्लाती है, उसके ऊपर लाइट गई हुई होती है, शर्जीना, कि एक दिन मैं तुम्हें फोन करते करते मर जाऊंगी तो मेरा फोन नहीं उठाओगे, और मेरा भी दिल चाहता है मेरा शौहर मेरे लिए कमा कर हम्म, लाए, एंड ऑल दैट, जो 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 सारा कुछ हुआ था। तो वो सीन बड़ा प्यारा था। फिर जो एक बारिश के मोमेंट्स होते हैं जब ये नाराज होके चली गई होती है, वो अपने घर में उसको मिस कर रही है, वो बारिश में उसको मिस कर रहे हैं, वो सीन बड़े प्यारे थे। तो मेरा ख्याल से बहुत सारे सीन है, किसी एक को कहना बहुत मुश्किल है। राइट। एंड बड़े इंटरेस्टिंग से लोगों के इंटरव्यूज हैं। और एक खातून थी तो वो कह रही हैं कि भाई शर्जीना जो है क्यों नाराज है मुस्तफ़ा से, जब वो कुछ कमा नहीं रहा था तो उसको कोई हर हर कोई कुछ कहता था, अभी वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको शर्जीना वो नाराज। लोगों को असल में उन कैरेक्टर से प्यार ज्यादा हो जाता है ना, वो फिर इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि उस, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, कि वो सर्टेन सिचुएशन में मुस्तफा भी अपनी जगह पे सही था, शर्जीना भी अपनी जगह पे सही थी। दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली सही रिएक्ट कर रहे थे, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर एक एक किसी ने फेसबुक पे कहीं पर लिखा कि दैट मुफलिसी में कौन रहना चाहेगा, शर्जीना कह रही है कि उसको उसको वही पुराना मुस्तफा चाहिए, मुफलिसी में नहीं, कौन रहना चाहता। शर्जीना ये कह रही थी, बट बेसिकली वो मुफलिसी नहीं में। वो मुफलिसी की बात नहीं कर रही थी, वो ये कह रही थी मुझे वो मुस्तफा चाहिए हाँ, एग्जैक्टली। जो, जिसने पैसे को अपने ऊपर इतना सवार नहीं किया था, जिसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट था लेकिन वो जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं था उसके लिए। लेकिन मैं मुस्तफा को भी गलत नहीं कह रही, मुस्तफा जो पूरा बैगेज लेकर आया था वो अपनी जगह पे सही था। शर्जीना कह रही थी तुम जैसे थे हम जैसे, हम खुश रहते थे, पैसा कमाओ लेकिन पैसे को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ना बनाओ, कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा साथ ही हमारी मोहब्बत है। ओके, अगर जैसे इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें, इंडिया में ट्रेंड करता है कॉन्स्टेंटली ड्रामा। बहुत से जो कमेंट्स आते हैं वो इंडिया से आते जी हैं। बिल्कुल। एंड बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं। आई बीन स्पीकिंग टू सेवरल पीपल एंड दे आर लाइक कंप्लीटली हुक्ड ऑन टू दिस ड्रामा। और मुझे मुझे सर्टेन लोगों ने मुझसे बोला कि दैट कि फरज जी का थॉट प्रोसेस क्या है, राइटिंग प्रोसेस क्या रहा, कैरेक्टराइजेशन का, उसके बारे में बात करिए उनसे। ये जो मोहब्बत एक इंडिया से आई है ड्रामे के लिए, कैसे देखती हैं उसको आप? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छा, और लेकिन मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने, जैसे मैंने कहा, हम सफर को इतना टाइम हो गया, हम सफर भी इंडिया में इतना ही पॉपुलर जी। हुआ था। और उस टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा, सोशल मीडिया था लेकिन इतना ह्यूज नहीं हुआ था सोशल मीडिया। लेकिन जब भी मुझे इंडिया से बहुत प्यार मिला था, हम सफर के टाइम पे भी हमारे फवाद माहिरा इंडिया में भी उस टाइम पर बहुत बड़े स्टार्स बन गए थे वहां पर। तो और जब भी वहां से प्यार राइट, मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आपके काम को वहां पे भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और फॉलो किया जा रहा है, तो दिल बड़ा हो जाता है, खुशी होती है बहुत। राइट। फरज जी, जो बच्चे हैं संग समेट लो, ये आपके आपकी नॉवल थी, अभी एक नेटफ्लिक्स के बहुत बड़ा एक आई थिंक ये ड्रामा सामने आने वाला है। एंड द स्टार कास्ट इज जी ह्यूज। बिल्कुल। फवाद, मायरा, हम्म। इकरा अजीज, हानिया इज देयर, एंड Ahad Raza हाँ Amin is there as well, I believe, जी। and Hamza Ali Abbasi. Uh, what is the latest on जो बचे हैं संग समेट लो? नेट इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इसका है रिलीज, हमारा शूट कंप्लीट हो गई है। और इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। और इटली में शूट हुआ है, यूके में शूट हुआ है, इस्लामाबाद में, कराची में, स्कर्दू में, बहुत सारे लोकेशंस पे शूट हुआ है, मल्टीपल लोकेशंस हैं। तो बड़ी मजे की चीज इंशाल्लाह निकल के आएगी। राइट, उसमें इटली का भी जिक्र है, हार्वर्ड का भी जिक्र है। क्योंकि इटली मेरे नॉवल में बेसिकली, ये नॉवल मैंने लिखा इटली की मोहब्बत में था। मुझे, क्योंकि मैं इटली में 3 साल रही हुई हूँ हम्म। और मुझे हिस्ट्री से, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ा है, मुझे हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करता है। और स्पेशली इटली की हिस्ट्री, इजिप्ट की, इजिप्शियन हिस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती है। तो इटली के जो मेरे 3 साल जो मैं रही थी, उसमें मुझे इतना प्यार हो गया इटली से कि वो मुझे एक नॉवल लिखना ही लिखना था जिसमें मैंने, मतलब मेरा उसमें एक कैरेक्टर है इटली, रोमा, मिलान एंड फ्लोरेंस एंड ऑल दैट, वो उसकी मोहब्बत में वो नॉवल लिखा गया था।
तो डेफिनेटली जब उसका वो ड्रामा बनना है तो उसमें इटली एक कैरेक्टर है, और इटली के सारे ये जो जगह जो नॉवेल में लिखी गई थी सारी जगह वहां देखने को मिलेंगी, और बड़ी अच्छी तरह से देखने को मिलेंगी। जैसे उसमें बहुत से उसमें बातें हैं कि दैट कौन क्या बनेगा। अब मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसमें ये था कि दैट कौन किसकी बेटी बनने वाली है और कौन क्या बनने वाला है। तो कुछ क्या ड्रामे के हिसाब से आपने कुछ क्या ऑल्टरेशंस भी आपने करे हैं कि इट इज एज पर द नॉवल? नहीं देखे वो जब आप क्योंकि नॉवेल एक अलग मीडियम है, और आप स्क्रीन के लिए करते हैं और स्पेशली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं, तो उसके फिर बिल्कुल डिफरेंट उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो आप चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन जो नॉवेल का जो सोल है वो इंटैक्ट है। ओके। एंड सो फरज जी, आपके आपके फेवरेट राइटर्स कौन से हैं? फेवरेट राइटर्स मेरे बहुत सारे हैं। मुझे गालिब को पढ़ना बहुत अच्छा है, मुझे शायरी बहुत पसंद है, मुझे गालिब को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फैज अहमद फैज को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। शायरी मुझसे खुद होती नहीं है, लेकिन मुझे शायरी पसंद बहुत है। मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात जो हम नॉवेल लिखने में हम कई सफ़े भर देते हैं, वो शायर दो अपने मिसरों में वो बात कह देता है। तो मुझे शायरी मेरे दिल को बहुत ज्यादा टच करती है, और एक अच्छा शेर मतलब वो कई दिन तक मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ एक अच्छे शेर के साथ। तो मुझे गालिब, मुझे फैज अहमद फैज, अहमद फराज, मुनीर नियाजी मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे शायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे अगर हम इसकी फिक्शन की बात करें तो बानो कुद्सिया, अशफाक अहमद, कुरतुल एन हैदर। इंग्लिश में बात करें तो डेफिनेटली हमारे अगर हम क्लासिक्स में चले जाएं तो शेक्सपियर हो गया, हार्डी हो गए, और मतलब बहुत सारे। और मैं तो सभी कुछ पढ़ती हूँ, मतलब मैं अच्छा भी पढ़ती हूँ, मैं बुरा भी पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। मतलब मैंने मिल्स एंड बून्स भी पढ़ा हुआ है, मैंने क्लासिक्स भी पढ़े हैं, मैंने मिल्स एंड बून्स भी पढ़ा है। मैंने कभी इसमें वो नहीं करा कि मुझे सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। मुझे वो चीजें भी पढ़नी है जो मतलब अच्छी नहीं समझी जाती हैं, लेकिन मुझे पढ़ना सब कुछ है। और मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ही मतलब जो लिफाफे में जो मूंगफलियां आती है ना, वो उस लिफाफे को भी खोल के उसमें से भी वो भी पढ़ती हूँ। Amazing. That's fascinating. Okay, so Faraji, you are one of the most successful writer as far as Pakistan is concerned in the last maybe 20 years. थैंक यू। And आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने कामयाबी आपने देखी है, जहाँ तक ड्रामों की बात है। um, आपके आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि um, एक अपने अंदर के जो एक राइटर है, जो कि बेलौस तरीके से लिखता है, जिसको जिसको सिर्फ अपनी बात कहनी है इस वजह से लिखता है, वो उस जज्बे को जिंदा रखना, और एक जो एक कमर्शियल एलिमेंट्स होते हैं बहुत बार उन उनसे कंप्लीटली, वो भी जरूरी है, आदमी उसको उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन पूरे तरीके से उनको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, वो कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे शायद मेरा कुछ अल्लाह ने मुझे बनाया इसी तरह का है कि मैंने अपने पे कभी भी ना मैंने सक्सेस को अपने ऊपर तारी होने दिया, ना कमर्शियलिज्म को अपने ऊपर तारी होने दिया। मेरा एक साल में सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट होता है। और जब मैं नॉवेल्स खाली एक्सक्लूसिव नॉवेल्स लिख रही थी तो मेरा एक साल में एक नॉवेल होता था। मैंने कम लिखा, और मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि जिस वक्त मैं लिख रही होती हूँ मैं उन कैरेक्टर्स के साथ मैं जी रही होती हूँ। फिर जिस वक्त मैं वो उठते बैठते सोते जागते में वॉट एवर आई एम डूइंग द कैरेक्टर्स आर विद मी, दे आर इनसाइड मी। फिर वो मुझसे अलग नहीं होते जब तक कि वो मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हो जाएगी और मैं उनको फाइनली गुड बाय नहीं करूंगी, जब तक मैं उन कैरेक्टर्स के साथ जी रही होती हूँ। तो वो मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होती हूँ अपनी उस स्टोरी के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ। तो वो एक एक साल में, दो दो साल में मेरी एक स्टोरी कंप्लीट होती है, वो चाहे मेरा नॉवल हो, वो चाहे मेरा स्क्रिप्ट हो। तो आपका वो पैशनेट होना, अपने काम के साथ सिंसियर होना बहुत बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक, ऑलराइट। एक एक आखिर में एक मैं आपसे एक सवाल ही पूछना चाहूंगा कि ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करी है, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ आप और उसमें ऐड करना चाहें, ये जो पाकिस्तानी ड्रामास की जो एक पॉपुलैरिटी है एक्स्ट्रॉर्डनरी, मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग, इट्स अ वेरी नोटेबल एस्पेक्ट दैट शुड बी डिस्कस मोर, बिकॉज एक तो जो प्रोडक्टिविटी है, नंबर ऑफ ड्रामास दैट कम आउट इज अ लॉट, और बहुत से उसमें ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत मकबूल हैं और पॉपुलर हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है, चाहे वो आपके राइटर्स हों, चाहे आपके वो एक्टर्स हों, चाहे वो आपके फिल्म के लोग हों, दे या क्रिकेटर्स हों या फिर स्पोर्ट्स पीपल हों, दे बिकम योर एम्बेसडर्स एज वेल इन मोर वेज देन वन। तो आप कैसे देखती हैं इस ये जो एक पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी ड्रामास को दुनिया भर में मिल रही है इस वक्त? देखिए बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जा रहा है, हम अपनी अच्छी कहानियां कह रहे हैं, और अच्छी चीज के जरिए से हम अपना
एक अपनी सॉफ्ट साइड दिखा रहे हैं, अपनी हमारा जो टैलेंट है हम वो दिखा रहे हैं। और जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, मुझे इसकी रीजन ये लगती है कि जब तक आप सिंसियर होके और अपने दिल की सच्चाई के साथ आप काम करते हो ना, तो वो अगले बंदे के भी दिल को ही जाके आपकी चीज लगती है। आपकी जबान में सादगी हो, आपका काम ओरिजिनल हो, उसमें एक ऑर्गेनिक हो, आप किसी को भी कॉपी नहीं कर रहे, आप अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर चल रहे हैं। जब तक आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर चलेंगे, तो आपकी चीज अच्छी लगेगी, और वो अप्रिशिएट की जाएगी और रिसीव की जाएगी, वेल रिसीव्ड की जाएगी आपकी चीज। एब्सोल्युटली। फरहत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके वक्त के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच एंड congratulations for the fantastic journey that you've had so far, थैंक यू सो मच and I'm sure that it is going to go from strength to strength. Thank you very much. थैंक यू सो मच। ओके।